नाउ मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी, या हम कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अभी तक हमने देखा कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आती हैं, लेकिन हमसे कोई यदि पूछे कि किस तरह से वो वर्क करती है या उसकी प्रोसेसिंग क्या है, तो उसको हम मैकेनिज्म के अंदर देखेंगे। सो मैकेनिज्म ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यहां पर किसका मैकेनिज्म देख रहे हो, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। एंड आई होप अब आप सभी को ये पता चल गया होगा कि फर्स्ट लाइन डिफेंस बोलते ही आपके जब आप विजुअलाइज कर रहे होगे दैट इज स्किन। सो सबसे फर्स्ट हम यहां देख रहे हैं कि इसको भी हमने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है और इसको हमने नाम दिया है बैरियर, एक तरह से, जो कि बैरियर इसलिए बोला है क्योंकि ये जो बैरियर्स हैं ये क्या करते हैं, एक तरह से हर्डल की तरह काम करेंगे। किसके कांटेक्ट को, हमारी बॉडी और माइक्रोब को दोनों के बीच में जो एक बैरियर, एक दीवार जो है उसकी तरह काम करेंगे, एक दूसरे को डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से। तो सबसे फर्स्ट हम इस बैरियर के अंदर देखेंगे दैट इज फिजिकल बैरियर। फर्स्ट वन इज फिजिकल बैरियर, या इसे हम बोलते हैं एनाटॉमिकल बैरियर। नेक्स्ट वन इज, इन्हीं फिजिकल बैरियर से जो केमिकल्स रिलीज होंगे, तो उन जो केमिकल्स रिलीज हुए उन केमिकल से जो बैरियर बनेगा दैट इज फिजियोलॉजिकल और केमिकल बैरियर। थर्ड वन इज बायोलॉजिकल बैरियर, जहां पर हम बात करेंगे कि यहां पर कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो कि हमारे बायोलॉजिकल चीज से डील करते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल बैरियर। एंड थर्ड वन इज जनरल बैरियर। इट मींस इन सब के अलावा कुछ ऐसे बैरियर्स या कुछ ऐसे हर्डल्स जो स्पेशल है उनको हमने किसमें रखा है, जनरल बैरियर के अंदर रखा है। नाउ सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल बैरियर। सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल बैरियर। यहां हम बात करें फिजिकल बैरियर की। सो फिजिकल बैरियर जो थे वो हमने क्या बोले थे, स्किन। लेकिन इस स्किन से, स्किन तो क्या हो गया, एक तरह से हमारी बॉडी का फिजिकल अपीयरेंस जो बाहर से हमें दिख रही है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, फिजिकल बैरियर। लेकिन जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही इसके पास आएगा तो ये क्या करेगी, कुछ चीज को रिलीज करेगी। जैसे हमने देखा है ना कि भाई जो ह्यूमन बीइंग है वो तो ठीक है, सोल्जर तो ठीक है, लेकिन सोल्जर को यदि किसी से बचना है तो उसको एक्स्ट्रा पावर कैसे दी जाती है, उसको कोई ना कोई वेपन दिया जाएगा। तो या तो वो अपने पास क्या रखेगा, आप वेपन्स में हम देखते हैं गन रखता है, पिस्टल रखता है, तो वो पिस्टल और गन से वो खुद को प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो सोल्जर है दैट इज फिजिकल बैरियर, और पिस्टल या वेपन जो है जिसको वो काम में ले रहा है खुद को डिफेंड करने के लिए, वो क्या कहलाएगा यहाँ पर, इसका केमिकल बैरियर। तो यहाँ पे इसके पास पिस्टल और वेपन की फॉर्म में क्या है, केमिकल्स जो है वो रिलीज करेगा, तो उसको हमने क्या बोला है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो बैरियर जो प्रिवेंट करते हैं पैथोजन को, इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए, उसको हमने बोला है केमिकल बैरियर। नाउ फिजिकल बैरियर सबसे फर्स्ट हम ले रहे हैं दैट इज स्किन। स्किन जो है उसको हमने बोल दिया फिजिकल बैरियर। यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पर जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर हम क्या देखेंगे कि सबसे फर्स्ट जो हमारी लेयर है दैट इज स्किन, इसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के ऊपर आपको क्या दिखते हैं, हेयर्स दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, हेयर फॉलिकल्स, हेयर्स। ये हेयर्स कैसे हैं, जब जो नीचे तक जा रहे हैं, और यहां पर क्या दिखेगा, इसका फॉलिकल। एपिडर्मिस के बाद आपको क्या दिखाई दे रही है, डर्मल लेयर्स, और डर्मल लेयर के साथ साथ कुछ ग्लैंड्स दिखाई दे रही हैं, दीज आर सेबेशियस ग्लैंड्स। और ये जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं ये क्या रिलीज करेंगी, ऑयल। इट मींस यदि हम इसका पिक्चर यदि हमने देखा तो पिक्चर से हमें ये पता चला कि यहाँ पर हेयर जो है स्किन के ऊपर वो भी क्या कर रहा है, एक तरह से यहाँ पर डिफेंस की तरह, प्रोटेक्टिव ऑर्गन की तरह काम कर रहा है। और जहां पर इसका जो बेस है उस बेस पे कुछ ग्लैंड्स है जिनको हम बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स। इनका मेन पर्पस ये होता है कि ऑयल को रिलीज करती हैं, और ये ऑयल क्या करेगा, इस हेयर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव, एक वाटर रेसिस्टेंट प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो बनाता है। तो ये सबसे फर्स्ट हमने देखा फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल बैरियर। सो यहां पर स्किन किस तरह से काम करेगी, सबसे फर्स्ट हम देखेंगे जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी स्किन के कांटेक्ट में आएगा, तो स्किन के कांटेक्ट में आने पर जब स्किन पर यदि कोई वुंड होगा, यदि या फिर कोई इरप्शन होगा या कोई स्क्रैच होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये बॉडी में एंटर करेगा, और एंटर करते ही हमारी बॉडी क्या करेगी, रिस्पॉन्स देगी। रिस्पॉन्स देने के लिए क्या करेगी, तीन चीजों को रिलीज करती है। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे फर्स्ट मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरह से ये रेस्पॉन्स को करती है। हमारी जो स्किन है वो स्किन किन चीजों से बनी, दो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से बनी। सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है यहाँ पर प्रोटीन, और दूसरा क्या है यहाँ पर लिपिड।
तो लिपिड और प्रोटीन इन दोनों कंपोनेंट की वजह से ये जो मेम्ब्रेन है एक तरीके से रिसेप्टर की तरह काम करती है। जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पर जैसा हमने स्ट्रक्चर देखा है मेम्ब्रेन का कि मेम्ब्रेन में दो तरह की लेयर्स बनी है। सबसे ऊपर जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है इसको ये किसका बना हुआ है? लिपिड का। इट मींस लिपिड लेयर देन अगेन प्रोटीन और वापस से लिपिड। तो दो लिपिड की लेयर के बीच में प्रोटीन की लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। तो लिपिड लेयर और फिर हमें यहाँ पे क्या दिख रहे हैं? दो लिपिड की लेयर्स दिख रही हैं और ऊपर हमें क्या दिख रहे हैं? प्रोटीन्स। तो जो मेम्ब्रेन है वो दो चीजों की बनी है, लिपिड एंड प्रोटीन। नाउ अब हमको ये समझने की यहां पर जरूरत है कि किस तरह से हमारी स्किन जो है उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन किस तरह से किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट पे आने पर किस तरह से इन्फेक्शन को रोकेगी। तो उसके लिए हमें मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसा मैंने कहा कि मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन की है, तो यहाँ पर दो लिपिड की लेयर्स हैं और प्रोटीन जो है वो दो तरीके के, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। सो इंटीग्रल प्रोटीन कैसे हैं? जो कि अंदर की तरफ है, और पेरिफेरल कैसे हैं? जो कि बाहर की तरफ है। नाउ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ स्ट्रक्चर्स आपको एंटीना लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सो ये एंटीना लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है? ये कुछ कार्बोहाइड्रेट की चेन्स हैं जो कि हमारी मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ ऐसी हैं जो कि लिपिड पर लगी होती है और कुछ ऐसी हैं जो कि प्रोटीन के ऊपर लगी होती हैं। और यही जो है सबसे इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन का कैरेक्टर है, क्योंकि ये एक तरह से रिसेप्टर की तरह काम करेंगी। जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तब आपके जो रिसेप्टर्स हैं उन रिसेप्टर्स पर ये जो थोड़ा सा जो कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जैसे जो डॉक्टर्स है वो कहते हैं कि यहाँ पर किडनी जो है उसको वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, या किसी ऑर्गन को किसी बॉडी के अंदर दूसरी के अंदर यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया जा रहा है तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है? मेम्ब्रेन के ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स पर। तो यदि जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड पे लगा है उसे हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, और वही इसी तरीके से यदि कोई कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पे लगा है तो उसे हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। सो ये जो ग्लाइको वर्ड है, ग्लाइको इज फॉर कार्बोहाइड्रेट, और ये जो एंटीनाज हैं यही हैं ऐसे जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मेम्ब्रेन, रिसेप्टर एंड इसकी यदि हम सिग्निफिकेंस देखें तो क्या सिग्निफिकेंस है? फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां हमने ये समझ लिया कि किस तरह से मेम्ब्रेन का कौन सा पार्ट ऐसा है जो डायरेक्टली माइक्रोब के कांटेक्ट में आएगा। नाउ इन केमिकल बैरियर के अंदर हम देख रहे हैं एक और यहां पर हम देखते हैं कि जनरली क्या होता है कि कोई किसी को कंटिन्यूस स्नीजिंग होती है, कंटिन्यूस कोई किसी को कंटिन्यूस छींक स्टार्ट हो जाती है या कफ और कोल्ड होता है, तो आप सोचते हैं कि ये क्या चीज है। सो दिस इज ऑल्सो अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब भी कोई इन्फेक्शियस एजेंट आपके नॉस्ट्रिल के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या करेगा? उसके लिए रिस्पॉन्स देगा। यहां पर भी न्यूटन की थर्ड लॉ लगेगी, दैट इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसे ही यहाँ पर माइक्रोब ने एक्शन किया तो हमारी बॉडी डिफेंड करने के लिए उसको रिएक्शन देगी। तो जैसे ही क्या होता है आप छींकते हैं तो आपकी पूरी बॉडी की पार लग जाती है उसके अंदर और आप उसमें आपकी आंखें जो है वो बंद हो जाती हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके नॉस्ट्रिल के कांटेक्ट में आया है तो आप क्या करोगे? उसको पूरी हमारी बॉडी की एनर्जी के साथ उसको बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है? इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सो कफ में क्या करेगा? स्नीजिंग इज मस्कुलर पार लगेगी टू एक्सपेल, मस्कुलर पार टू एक्सपेल द माइक्रोब फ्रॉम नॉस्ट्रिल। नेक्स्ट वन इज म्यूकस मेम्ब्रेन। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसकी जो लाइनिंग है वो किसकी होती है? विद द हेल्प ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम। इसकी जो लाइनिंग है वो स्पेशल एपिथेलियम से होती है जिसे हम बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। यदि हम इसको देखें तो किस तरह से लगती है? दीज आर सेल्स जहां पर आपको सीलिएटेड एपिथेलियम मिलेगी। दीज आर सेल्स, ये एक नॉस्ट्रिल की एपिथेलियम है और एपिथेलियम के अंदर यहां पर आपको क्या दिख रहे हैं? सीलिएटेड सेल्स दिखाई दे रहे हैं। दीज आर सीलिएटेड सेल्स। जैसे ही यहां पर हम बात करें कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आया, जैसे ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दीज आर माइक्रोब्स।
ये माइक्रोब्स जैसे ही एंटर करेंगे तो ये जो सीलिया है क्या करेंगे, मूव करेंगे, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट शो करेंगे। जैसे ही आगे और पीछे मूव करेंगे तो मूव करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जैसे इसका सेंसेशन होगा इसको, तो सेंसेशन करने के बाद ये क्या करेगा, स्ट्रांगली अपनी बॉडी से इसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी को रिलीज करेगा। और साथ में यहाँ पर किसका रिलीज होगा, म्यूकस का। ये सब ग्लैंड्स क्या निकालेंगी, म्यूकस, दीज आर म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा विस्कस होता है इसलिए इसको प्रिवेंट करेगा आगे एंटर करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ जो सीलिएटेड एपिथेलियम है वो प्रोटेक्ट करती है किसको, फॉर अपवर्ड मूवमेंट करके इसका हेल्प करती है इजिली नॉस्ट्रल से उस माइक्रोब को बाहर रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट केमिकल बैरियर में हम देखेंगे यहाँ पर गैस्ट्रिन। जो हमारा स्टमक है, जब भी आपने कोई भी चीज फूड लिया, जैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो एक्टिवेट होने के बाद फूड जो ओइसोफेगस है, माउथ में आपने उसको च्यू किया, मैस्टिगेशन किया, मैस्टिगेशन के बाद वो कहाँ जाएगा, हमारे ओइसोफेगस में जाएगा। ओइसोफेगस के बाद क्या करेगा, वो स्टमक के अंदर एंटर करता है। तो स्टमक के अंदर पायरोलिक ग्लैंड होती है और वहां पर पायरोलिक स्पिंक्टर्स होते हैं। ये पायरोलिक स्पिंक्टर्स क्या करते हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं। सो गैस्ट्रिन इज रिलीज बाय गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस क्या करेगा, इसका जो pH होता है दैट इज 2, इट मीन्स इट इज एसिडिक। pH एसिडिक होने की वजह से यहां पर क्या करेगा, जो माइक्रोब्स हैं उन माइक्रोब्स का ये क्या करेगा, लाइसिस कर देता है। इस तरीके से स्टमक के अंदर जो फूड पहुंचा है वो फूड इटसेल्फ, उस फूड के साथ साथ वहां पर जैसे वो रिलीज होगा तो यहाँ जो रिसेप्टर्स है उसकी मेम्ब्रेन पर वो गैस्ट्रिन को रिलीज करेंगे। नेक्स्ट केमिकल बैरियर इज इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन, सो व्हाट इज इंटरफेरॉन, यहाँ पे आपको एक पॉलीपेप्टाइड की चेन दिखाई दे रही है क्योंकि क्या है, ये प्रोटीन नेचर का है। इंटरफेरॉन इज एंटी वायरल प्रोटीन। हमें ये पता है कि जो वायरसेस हैं वो कैसे हैं, जो कि कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इट मींस जैसे ही उनको कोई होस्ट मिलेगा तो वो लिविंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही उनको कोई ह्यूमन बॉडी मिली या कोई होस्ट मिला तो वहां पर क्या करेंगे, ये बॉडी को अटैक करेंगे। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसके अटैक करने पर कुछ प्रोटीन्स को बनाती है और ये प्रोटीन्स कहलाते हैं इंटरफेरॉन, ताकि ये खुद को उसके लिए डिफेंड कर सके। तो ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन का बना हुआ। इट मींस दीज आर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। पॉलीपेप्टाइड चेन्स ही है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात करी थी टीयर्स की। टीयर्स कैसे होते हैं, जो कि यहाँ पर हम टीयर्स की बात कर रहे हैं। टीयर्स कैसे है, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है एंजाइम लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इस एंजाइम के अंदर इतनी पावर होती है कि बैक्टीरियल सेल वॉल को ये क्या कर देता है, रप्चर कर देता है। सो बैक्टीरियल सेल वॉल को ये रप्चर कर देता है। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसका जो कंपोजिशन होता है वो म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है, NAG एंड NAM की। तो वहां पर क्या करेगा, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को ये लाइसोजाइम तोड़ देता है। तो इसका मतलब क्या है कि बैक्टीरियल सेल को ये तोड़ने के लिए अंदर सक्षम है। तो ये कहां प्रेजेंट होता है, टीयर्स में और सलाइवा में। नेक्स्ट वन इज इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन क्या है, इम्यूनोग्लोबिन इज IgA। ये इम्यूनोग्लोबिन A है और ये इम्यूनोग्लोबिन कैसा है, जो कि मदर मिल्क में प्रेजेंट होता है। जब अधिकतर हमने देखा है कि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जाता है तो मदर जो बेबी होता है उसको जो फर्स्ट बार फीड करती है तो उसमें कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है और इस कोलेस्ट्रम के अंदर IgA एंटीबॉडी होती है जो कि क्या करती है, उसको नेचुरल इम्यूनिटी देती है।